अच्छा देखो, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? फॉर स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। सर्विस के केस में 50 लाख तक लिमिट है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, और गुड्स के केस में 1.5 करोड़ इधर लिखा है। रेस्टोरेंट से सर्विस के केस में भी अगर 50 लाख एक्सीड कर जाता है तो नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ये जो लिमिट है ये सर्विस के लिए है, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस को छोड़ के ये जो 50 लाख है, ये 50 लाख हर सर्विस बिजनेस के लिए है, सर्विस सेक्टर के लिए है, हर सर्विस के लिए है, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस को छोड़ के। इसीलिए देखो क्या लिखा है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ब्रैकेट में लिखा है रेस्टोरेंट बिजनेस का जो सर्विस है वो रेस्टोरेंट बिजनेस छोड़ के और जितना सारा सर्विस बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है, तो उसके लिए अगर 50 लाख एक्सीड कर जाता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे। ठीक है, गुड्स अगर सेल करते हो उस केस में 1.5 करोड़ एक्सीड कर जाता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इसे छोड़ के अगर तुम नॉन टैक्सेबल गुड्स सेल करते हो तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचते हो, सेल करते हो। नॉन टैक्सेबल गुड्स मीन्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, पेट्रोल डीजल। चैप्टर 1 में लिखा था कौन से गुड्स के ऊपर अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, कैज़्यू नट पे है। ठीक है, अच्छा अगर दूसरे स्टेट में सेल करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर सेल करते हो, यहाँ पे गुड्स लिखा है, गुड्स सप्लाई करते हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज। सपोज you are selling goods through Flipkart, so you cannot take composition scheme। भले ही तुम्हारा टर्नओवर वन हाँ कम हो लो, you cannot take composition scheme if you are selling through e-commerce operator, even if your turnover below 1.5 crores। নরমালি তো কম হলে নিতে পারবে, কিন্তু ই কমার্স অপারেটরের থ্রু দিয়ে সেল করলে যত কম হলেও নিতে পারবে না। In case of ice cream, pan masala, tobacco also you cannot take composition scheme if you are the manufacturer of ice cream, pan masala, tobacco. In that case also, if your turnover is below 1.5 crore, in that case also you cannot take composition scheme। তাহলে তোমাকে যদি বলে whether manufacturer of ice cream can take composition scheme, answer is no। You need not check the turnover limit, you need not check the what is its turnover, इसका टर्नओवर कितना है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंपोजिशन टैक्स के लिए रेट कितना है? मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए वो 0.5 टोटल 1%, सो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5%, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6%। मैंने उस दिन बोला था कि रेस्टोरेंट सर्विस के लिए लिमिट देखना पड़ेगा, वो 50 लाख का, उसके लिए लिमिट नहीं है। ठीक है, वो लिमिट नहीं है।
वो रेस्टोरेंट बिजनेस को छोड़ के और जो सर्विस सेक्टर है उन लोगों के लिए नहीं 50 लाख है, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए 50 लाख नहीं है। इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है, अदर देन लिखा है ना, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, उसे छोड़ के और जो सर्विस है उनके लिए 50 लाख एक्सीड कर जाता है तो नहीं ले पाओगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारा 2 बिजनेस है, तो एक में नॉर्मल लेना चाह रहे हो, दूसरे में नॉर्मली लेना पड़ेगा। अगर एक में कंपोजिशन लेना चाह रहे हो तो दूसरे में कंपोजिशन ही लेना पड़ेगा। और टर्नओवर काउंट करते वक्त दोनों बिजनेस का ही टोटल करके देखना पड़ेगा, क्या 1.5 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। आज स्टार्ट करेंगे किधर से, फ्रॉम कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ से न्यू, व्हाट आर द कंडीशंस रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, मतलब कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए क्या क्या कंडीशन रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे लिखा है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, उसे नॉर्मल में ही पे करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो पर्सन दूसरे स्टेट में जाकर बिजनेस कर रहा है टेम्पोररी पीरियड के लिए, जहाँ पे उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ, जिसे मैक्सिमम 90 डेज रजिस्ट्रेशन मिलता है एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सिमिलरली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो पर्सन बाहर से आ रहा है, इंडिया से आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, वो अगर बिजनेस करना चाह रहा है कि टेम्पोररी पीरियड के लिए, जिसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो भी 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल में ही मिलेगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में गुड्स सर्विस का जो रेट होता है उस रेट से ही जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं है। इसमें देखा जाएगा कि तुमने कितना सेल किया है, सेल वैल्यू के ऊपर 1%, सेल वैल्यू के ऊपर 1%। यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगर कंपोजिशन स्कीम तुम लेते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। बिल ऑफ सप्लाई डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग रहेगा वो होगा बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि तुम जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट कलेक्ट जीएसटी, दैट्स वाई द डॉक्यूमेंट्स नेम इज बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नोटिस बोर्ड में दिखाना पड़ेगा यू आर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है, मोबाइल ट्राई करो, बैगेर मध्य रखो, मोबाइलটা ব্যাগের মধ্যে রাখো, এখন মোবাইলের কাজ কি, তো ব্যাগের ভেতরে রাখো। जाओ, अगर तुम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो तो उस केस में नोटिस बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर डिस्प्ले करना पड़ेगा कि तुम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है। दुकान है, फ्रंट साइड पे चिपकाना पड़ेगा वो कि तुम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो अंडर जीएसटी, ठीक है। प्रोमिनेंट प्लेस मतलब where people can easily see. Not to collect जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते। किससे, कस्टमर से।
क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म in composition scheme you have to pay 1%, 5%, 6%, whatever may be from your own pocket, so you need not collect from customer. That's why you are issuing bill of supply. You cannot claim ITC. ITC मतलब तुम जो गुड्स खरीदे हैं उसके ऊपर जो जीएसटी तुमने पे किए, उस जीएसटी का जो आईटीसी होता है ना, इनपुट टैक्स, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कौन सा रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? তো তারপরের দিন আমাকে বলবে যে প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছে, তুমি তো প্রধানমন্ত্রী বলবে, প্রধানমন্ত্রী তো তোমার দাদার উপরে আছে, তারপরের দিন বলবে চিফ মিনিস্টার। এরপরে দেখো কি আছে, और क्या क्या कंडीशन है, जो स्टॉक रहेगा बिजनेस का स्टॉक, उसमें इंटर स्टेट से परचेज किया हुआ गुड्स नहीं रहना चाहिए। यस, तुम्हारा जो गुड्स रहेगा स्टॉक में, उस स्टॉक में जो गुड्स रहेगा वो इंटर स्टेट से परचेज नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे स्टेट से परचेज किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे स्टेट से, अगर तुम दूसरे स्टेट से परचेज करते हो तो उस केस में तुम्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा स्टॉक में इंटर स्टेट गुड्स, हाँ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स নিতে পারো না, you cannot, you are not eligible for composition scheme. दूसरे you cannot import goods, you cannot import goods, अगर तुम गुड्स इंपोर्ट करके बेचते हो तो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? अगर दूसरे ब्रांच से मतलब दूसरा स्टेट में एक ब्रांच है, জয়কৃষ্ণ এখানে নেই, ওখানে জয়কৃষ্ণ চলে গেছে মনে হয়, ওদের তো ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। अच्छा, दूसरे स्टेट से अगर उस स्टेट में ब्रांच है, उस ब्रांच से गुड्स लेकर इस स्टेट में, जिस स्टेट में तुम बिजनेस कर रहे हो, सेल करते हो, तो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर दूसरे स्टेट में ब्रांच है, उस स्टेट से, उस ब्रांच से तुम गुड्स लेकर इस स्टेट में सेल कर रहे हो तो भी एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, अगर तुम गुड्स प्रिंसिपल, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো। যদি তোমার জিজ্ঞেস করার থাকে, কনফিউশন থাকে, সেটা জিজ্ঞেস করবে। ঠিক আছে, ঠিক। अगर दूसरे स्टेट में एजेंट है या फिर प्रिंसिपल है, उससे गुड्स लेकर, दूसरे स्टेट में तुम्हारा एजेंट है या फिर प्रिंसिपल है, उससे गुड्स लेकर इस स्टेट में सेल करते हो, तो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
दूसरे स्टेट में एजेंट है, तुमने बोला कि तुम उधर से गुड्स खरीद लो, खरीद के इधर भेजो, मैं बेचूंगा इधर, तो उस केस में भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट, ठीक है, और प्रिंसिपल। सपोज तुम एजेंट हो, दूसरे स्टेट में प्रिंसिपल है, वो गुड्स भेज रहा है तो तुम बेचोगे इधर, तो उस केस में भी तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो चारों केसेस है जो कि गुड्स लेकर डील करते हैं। पहले केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में अगर तुम दूसरे स्टेट से गुड्स लेकर बेचते हो तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकंड बोल रहा है कि इंपोर्ट करके बेचते हो तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरे स्टेट में ब्रांच है, उस ब्रांच से लेकर इधर बेचते हो तो एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। लास्ट केस बोल रहा है कि दूसरे स्टेट में प्रिंसिपल है या फिर एजेंट है, उधर से लेकर इधर बेच रहे हो, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये चारों कंडीशन याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये तो कंडीशन मैंने बता दिए, ये कंडीशन बता दिए, जीएसटी कैन नॉट कलेक्ट, ये कंडीशन भी बता दें। अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी गुड्स परचेज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, यही लिखा है। बोलो, हाँ कम बोले, यू आर, इफ यू आर ए स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, small service provider and you are providing service within the state, in that case composition scheme is eligible for you. Yes, you cannot take input tax credit because you have to pay less tax, 1%, 5%. This is why you are not being allowed to take input tax. तुम्हें तो कम ही टैक्स पे करना है, फिर इनपुट टैक्स का बेनिफिट क्यों? अच्छा, कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए कौन से फॉर्म पर अप्लाई करना पड़ेगा? REG 1, REG 1 नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए REG 1, कंपोजिशन स्कीम के लिए REG 1। सपोज तुम्हारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब REG 1 फिल करके तुमने रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके बाद मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन तुम शिफ्ट होना चाह रहे हो कि शिफ्ट करना चाह रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम पर, तो उस केस में कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? CMP 2, CMP 2 फाइल करना पड़ेगा साल चालू होने के पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। ईयर चालू होने से पहले सबमिट करना पड़ेगा CMP 2। उसमें बताना पड़ेगा कि तुम अगले साल से कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हो। ठीक, हाँ, ईयर स्टार्ट होने से पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो REG 1 सबमिट करके कंपोजिशन स्कीम उसमें क्लिक करोगे कि मैं कंपोजिशन स्कीम ही लेना चाहता हूँ, तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा।
अगर तुमने पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिया, कौन सा फॉर्म फाइल करके, REG 1 फाइल करके, उस केस में उसके बाद कुछ दिन बाद में लग रहा है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम ले लेना चाहिए, तो तुम CMP2 फाइल करके नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। अंडरस्टूड? उसके साथ साथ CMP2 फाइल करने उसके साथ साथ जब तुम CMP2 फाइल कर रहे हो, CMP3 भी फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। कब से? जब तुमने CMP2 फाइल किया उससे काउंट करोगे विद इन, हाँ, अंदर। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि तुम जिस वक्त वो CMP2 फाइल किए थे उसमें उस डेट पर कितना कितना स्टॉक था तुम्हारा, हाउ मच स्टॉक वाज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग CMP2। हाँ, जिस डेट से तुम कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हो उस डेट पर तुम्हारा स्टॉक में कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, उसका डिटेल देना पड़ता है CMP3 में। 3 में, 2 में तो तुम बोल रहे हो कि मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम फाइल कर रहे हो CMP2। लेकिन CMP3 में बताना पड़ेगा कि तुम जिस डेट से तो कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हो उस डेट पर कितना कितना स्टॉक है। ठीक है, क्या तुमने इंटर स्टेट से खरीदा है, उसका डिटेल देना पड़ेगा CMP2 में, CMP3 में। फॉर्म, अच्छा, CMP2 मैं दिखाना चाहूँगा। इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। तुम इंटीमेट कर रहे हो कि मैं कंपोजिशन लेवी लेना चाह रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रही हूँ। कौन सा सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 10। लेट करना दो। यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यही है CMP2। ठीक है, CMP3 देखो, GST CMP3, तुम पहले GST लगाओ क्योंकि CMP मतलब बहुत सारा है। कौन सा CMP? GST का CMP। इंटीमेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ स्टॉक, इंटीमेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। जिस डेट पर तुम कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हो उस डेट पर तुम्हारा जो स्टॉक है उसका डिटेल देना पड़ेगा CMP3 में विद इन 60 डेज फ्रॉम फाइलिंग। विच डेट? CMP2। CMP डन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन कब से, कब से? नहीं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है? जब तुम्हें
तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड कर जाता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है? जब तो तुम्हार existing registration, you are already registered under GST under normal scheme. In that case, before commencement of the financial year, उस केस में साल स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो तो उस केस में तो देखना पड़ेगा कब तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड हो गया है। गुड्स के केस में 40 लाख देखना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं। सर्विस के केस में 20 लाख। अगर तुम्हारा टर्नओवर आज ही एक्सीड कर जाता है 20 लाख तो कल से काउंट कर दो 30 डेज, तो अप्लाई करोगे REG1 फाइल करके। तो वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कंपोजिशन लोगे या नॉर्मल लोगे। ठीक है, REG1 আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নেই। তোমার টার্নওভার 20 লাখ ছিল গুডস, তারপরে 35 লাখে গেল, তারপরে 37 লাখে গেল, তারপরে 40 লাখে গেল, তাহলে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। একবার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিলে ওটাই তো চলবে। सपोज तुम्हार टर्नओवर, सपोज योर टर्नओवर हैज डिक्रीज्ड 40 से डिक्रीज हो गया है, उस केस में तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा और कलेक्ट करना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारा टर्नओवर 40 से कम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ले लिया ना। अंडरस्टूड? सपोज तुम्हारा टर्नओवर लगातार 40 से कम है, 2-3 साल से कम है, या फिर तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से ही कम रहेगा हमेशा, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। फाइल ना, you have to cancel the GST registration for which you have to apply। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से कम हो गया है या फिर सर्विस के केस में 20 लाख से कम हो गया है, तुम चाहते हो कि जीएसटी, हाँ, यू वांट टू कैंसिल, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के लिए कब तक तुम वैलिड हो? कंपोजिशन स्कीम के लिए कब तक वैलिड हो? जब तक तुम्हारा टर्नओवर गुड्स के केस में 1.5 करोड़ एक्सीड ना कर जाए, और जब तक तुमने कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, जब तक तुम कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तब तक के लिए तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। कंडीशन हमने देखा है पहले, बहुत सारे कंडीशंस है। अगर तुमने कंडीशन वायलेट किया, अगर तुमने कंडीशंस वायलेट किया, उस केस में विद इन 7 डे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? CMP 4 विद इन 7 डेज। রেস্টুরেন্ট ছাড়া বলছেন 50 লাখ সার্ভিসের ক্ষেত্রে, তার রেস্টুরেন্টটা 1.5 তো মানে গুডসের অনুযায়ী ধরা। হ্যাঁ, গুডসের অনুযায়ী শুধুমাত্র রেস্টুরেন্ট। किधर नोट लिखा है? अच्छा, पहले तुम एक स्क्रीनशॉट भेजो ताकि सब देख पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो।
पढ़ेছো? ও আচ্ছা আচ্ছা, সেটার মধ্যে সার্ভিস সাপ্লাই করতে পারবে 10% অফ দ্য টার্নওভার যেটা হবে, অথবা তোমার হচ্ছে 5 লাখ যেটা বেশি হবে, ওটা জানে কি স্টেটে যদি না করে, মানে অন্য স্টেটের বাইরে इन द स्टेट মানে কি স্যার, নিউ স্টেট প্লাস আউট देखो বেশি জন্য আপনি বলুন। गुड्स के केस में लिमिट कितना है? 1.5। सपोज तुमने गुड सेल करते हो, उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, तो तुम्हारा जो लिमिट वो कितना माना जाएगा? 40 सॉरी 50 या फिर 1.5? 50 लाख या फिर 1.5 करोड़? नॉर्मली क्या है सर्विस के केस में 50 लाख है कंपोजिशन स्कीम के लिए। उससे ज़्यादा होगा तो तुम नहीं ले सकते। गुड्स के केस में 1.5। लेकिन तुम्हारा बिजनेस है गुड्स बेचना, लेकिन तुम कुछ सर्विसेज भी देते हो, तो उस केस में तुम्हारा टर्नओवर, तुम्हारा जो लिमिट वो कितना माना जाएगा? 1.5 करोड़ तभी माना जाएगा अगर तुम जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सर्विस मैक्सिमम 10% तक ही है या फिर 5 लाख तक ही है, तो उस केस में तुम्हारा लिमिट 1.5 करोड़ तक ही माना जाएगा। अगर तुम्हारा सर्विस, जो सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो, गुड्स सेल कर रहे हो, साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में 40 लाख ही माना जाएगा, सॉरी 50 लाख ही माना जाएगा तुम्हारा लिमिट। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली 1.5 करोड़ है गुड्स के लिए लिमिट कंपोजिशन स्कीम का। सर्विस का लिमिट है 50 लाख, लेकिन तुम गुड्स भी बेच रहे हो, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में कौन सा लिमिट कंसीडर करोगे? ये रूल बनाया गया है कि अगर तुम्हारा सर्विस तुमने जो सर्विस प्रोवाइड किया है वो सर्विस 5 लाख तक है या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ ही माना जाएगा तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम के लिए लिमिट। लेकिन उस सर्विस का वैल्यू, जो सर्विस तुमने प्रोवाइड किया है, वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है या फिर 10% ऑफ टर्नओवर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में 50 लाख ही लिमिट माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा तुमने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, সাপোজ ধরুন ঠিক স্যার আছে 5 तुम লাখের থেকে বেশি হলো, টার্নওভার থেকে কম হলো, 5 লাখের থেকে বেশি হলো, টার্নওভার থেকে কম হলো, টার্নওভারের কথাটা তো বলি ভাই, টার্নওভারটাই दोनों। মানতে अच्छा, টার্নওভার I will I will explain it with an example. আচ্ছা চিন্টু মিনিট দেখাচ্ছি, মিনিট। সেম জিনিসটা স্যার তাহলে নরমাল বিজনেসের জন্য কি, নরমাল স্কিমের জন্য নর্মাল স্কিমের জন্য হবে না জিনিসটা। ये रिजियोना है, এটা আমি ठीक है। रिजियोना is selling goods. Suppose value of goods is
total turnover suppose turnover suppose 45 lakh 45 lakh इनमें से सर्विस कितना है सर्विस सपोज 5 लाख है तो सर्विस का वैल्यू कितना है 5 लाख तो इस केस में कंपोजिशन स्कीम का लिमिट कितना माना जाएगा 50 लाख या फिर 1.5 करोड़ इस केस में रिजुआना इज सेलिंग अप टू 5 लाख इसीलिए इसका टर्नओवर माना जाएगा 1.5 करोड़ क्योंकि इसका जो सर्विस का वैल्यू है वो कम है वो 10% से ज़्यादा नहीं है या फिर 5 लाख से कम है इसीलिए माना जाएगा ये गुड्स का ही बिजनेस कर रहा है इसका नहीं टोटल टर्नओवर दोनों में से जो हायर है उसी को ही कंसिडर करना पड़ेगा 10% करोगे तो क्या होगा 4,50,000 लेकिन इसने तो सर्विस प्रोवाइड किया है 5 लाख तक ही अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं 5 लाख के जगह 5,50,000 सपोज ये जो 45 लाख है टोटल टर्नओवर गुड सर्विस मिला के इसमें से सर्विस ही है 5,50,000 तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा सर्विस 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में लिमिट माना जाएगा 50 लाख कंपोजिशन स्कीम के लिए क्योंकि माना जाएगा तुमने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस ये माना जाएगा तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस का वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर है इसीलिए लिमिट रहेगा 50 लाख माने मतलब सर्विस के लिए जितना लिमिट है वही लिमिट रहेगा अगर तुम्हारा लिमिट सपोज तुम्हारा टर्नओवर 55 हो गया है ठीक है तो तुम्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ये जो तुम लिमिट देखोगे ये कौन सा ईयर के लिए देखोगे प्रीवियस ईयर के लिए देखोगे अगर तुम्हारा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में सर्विस से टोटल तो 45 लाख है लेकिन सर्विस से हो गया है 5,50,000 मतलब 5 लाख एक्सीड हो गया है तो इस साल से तुम्हें कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपोजिशन नॉर्मल अगर एक्सीड कर जाता কোনটা বলছো তুমি যখন আপনার রেজিস্টার তো করা হচ্ছে না তখন কি বলবো যদি এক্সেস করে গেল 5,50,000 ঠিক আছে তো সেইটাকে আমরা তখন কি বলবো সার্ভিস অনুযায়ী তো বলবো তখন তো গুডসটা ধরে যাবে না देखो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कौन सा ईयर में रजिस्ट्रेशन तुमने ले रखा है कौन सा ईयर कंप्लीट हो गया है 19 अच्छा 1920 2021 अच्छा 2021 कंप्लीट हो गया है ठीक है इस साल में तुमने कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रखा था कंपोजिशन तुमने क्या किया है कि तुम जो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए थे अंडर कंपोजिशन स्कीम और गुड्स के लिए लिमिट कितना था 1.5 करोड़ लेकिन तुमने जो गुड्स सेल किए हैं गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विस भी प्रोवाइड किए हैं ईयर 2020 to 21 में
वो टोटल टर्नओवर है 45 लाख, ठीक है। लेकिन इसमें से जो सर्विस वाला पार्ट है, सर्विस सेल ऑफ सर्विस, वो कितना है 5 लाख 5,000। तुमने तो 2020-21 में अंडर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पे किए। सिंस योर टर्नओवर फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस 5 लाख से ज़्यादा है, कौन सा ईयर में? 2021 में। तो जब तुम नेक्स्ट ईयर में जाओगे, नेक्स्ट ईयर मतलब 21-22, तुम्हारे लिए टर्नओवर माना जाएगा, कंपोजिशन स्कीम के लिए जो लिमिट है वो कितना माना जाएगा? वो माना जाएगा 5 लाख नहीं, 50 लाख माना जाएगा। क्योंकि तुमने तो प्रीवियस ईयर में तुमने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो सर्विस 5 लाख से ज़्यादा है। सर्विस से जो पैसा मिला है, वो टोटल टर्नओवर का 10% से ज़्यादा हो जाता है या फिर 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो तुम्हारा टर्नओवर का लिमिट मतलब कंपोजिशन स्कीम का लिमिट सर्विस का ही माना जाएगा। देखो ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, ये एडवांस लेवल के लिए है। अगर तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख एक्सीड कर जाता है, कौन सा ईयर में? 21-22 में, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो कहाँ पर थे? गुड्स के लिए 1.5 करोड़ कंपोजिशन स्कीम, सर्विस के लिए 50 लाख। अगर कभी भी ये लिमिट एक्सीड कर जाता है विद इन 7 डे, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? CMP 4 फाइल करके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अगर तुम सेल्फ विड्रॉल करना चाह रहे हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि ITC नहीं मिल रहा है कंपोजिशन स्कीम में, इसीलिए तुम सेल्फ विड्रॉल करना चाह रहे हो, तो कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ विड्रॉल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन तोड़ देते हो, कंपोजिशन स्कीम का जो कंडीशन है, सेल्फ विड्रॉल मतलब तुम कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना चाह रहे हो, मतलब नॉर्मल में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, तो कभी भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल से कंपोजिशन में जाने के लिए कब फाइल करना पड़ता है? साल स्टार्ट होने से पहले बताना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि नॉर्मल से जब तुम कंपोजिशन में जाओगे तब गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा, इसीलिए साल स्टार्ट होने से पहले ही बताना पड़ेगा। लेकिन जब कंपोजिशन से नॉर्मल में आओगे तो कभी भी आ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्मल में जाओगे तो पैसा मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में गुड्स का जो रेट होता है, सर्विस का जो रेट होता है, उसी रेट से ही पे करना पड़ता है। कहाँ पर लिखा है, तुम दिखाओ, कहाँ पर लिखा है कि साल स्टार्ट होने से पहले ही फाइल करना पड़ेगा?
कहाँ पे लिखा है जे अगर तुम कंपोजिशन इधर लिखा है, बिफोर अगर तुम स्विच कर जाते हो, स्विच टू कंपोजिशन स्कीम, इन दैट केस बिफोर कमेंसमेंट। तो REG1 किस लिए है? REG1 किस लिए है? GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। कब तक फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर। CMP1 ये छोड़ो, ये पी रेजिम वाला केस है, मतलब GST आने से पहले जो, हाँ कट सकते हो। CMP2 कब? अगर तुम नॉर्मल से जाना चाह रहे हो किस में? कंपोजिशन में, CMP2। और CMP3 स्टॉक डिटेल्स देना पड़ेगा जिस डेट पर तुम कन्वर्ट हो रहे हो। विड्रॉल करना चाह रहे हो विद इन 7 डेज। कब से? जब तुमने वो कंडीशन तोड़ा है, फ्रॉम दैट डेट, उससे 7 डेज। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम का अगर शोकॉज को नोटिस मिलता है, कौन सा फॉर्म में मिलेगा? CMP5। शोकॉज नोटिस कौन भेजता है? डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट। अगर भेजता है तो कौन सा फॉर्म में भेजेगा? अगर तुमने किसी कंडीशन को तोड़ा है जो कि GST डिपार्टमेंट को पता चल गया है, अगर शोकॉज नोटिस भेजता है तो कौन सा फॉर्म में? शोकॉज नोटिस मतलब मैंने तुम्हें एक नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि तुम क्यों नहीं आए 7 दिन के अंदर, या फिर क्लास क्यों नहीं आए, दिखाओ रीज़न। रीज़न दिखाना पड़ेगा। नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा CMP6 में। अगर ऑर्डर मिलता है वो CMP7 में मिलेगा। सपोज तुमने GST डिपार्टमेंट को लग रहा है कि तुमने कंपोजिशन स्कीम का कोई कंडीशन तोड़ा है, उसने तुम्हें शोकॉज नोटिस भेजा है, तुमने रिप्लाई भेजा है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि क्या ये रिप्लाई सही है या नहीं। उसके हिसाब से वो क्या करेगा? ऑर्डर भेजेगा। ठीक, वही ऑर्डर। तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशन था? वहाँ पे क्या क्या कंडीशन था? यहाँ पे लिखा था कि तुम कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम है तो तुम कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, तो ये तो वायलेशन हो गया ना कंडीशन का। यू हैव ब्रीच द कंडीशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सो डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ दैट मैटर दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। क्या हो सकता है कि कस्टमर ही इन्फॉर्म किया है डिपार्टमेंट को, बोला है कि देखो उसका तो फ्रंट साइड में लिखा है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, फिर भी वो GST कलेक्ट कर लिया मुझसे। तो डिपार्टमेंट विल send you so called notice why you have collected the GST, because you have taken composition scheme, so you should not collect GST, but you have collected GST, so you have to reply. If the reply is not sufficient, is not as per order, GST department can say you कि your registration will be under normal scheme। ঠিক আছে, তাহলে তুমি যেহেতু কালেক্ট করে নিয়েছো, সিন্স ইউ হ্যাভ কালেক্টেড, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, और कंपोजिशन स्कीम में तुम और नहीं रहोगे, नॉर्मल में कन्वर्ट। यही है ऑर्डर।
এটা এক্সপ্লেন করার পর যে 7 দিন যে সময় থাকে, যদি 1/6 আমি জানতে পারলাম যে আমার অ্যামাউন্টটা মানে বেড়েছে, हम्म ঠিক আছে, তো আমাকে 2/6 থেকে 7 দিন ধরতে হবে তো? जिस डेट पर एक्सीड हो रहा है वो डेट छोड़ के তার পরের उसके দিন থেকে उसके बाद उससे बाद काउंट करेगा करोगे। স্যার এখানে একটা আছে কোয়ার্টারলি রিটার্ন, আপনার ওটাতে নেই কোয়ার্টারলি রিটার্ন বলে। जीएसटी में यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न किधर है, क्वार्टरली रिटर्न है जीएसटी आर 4 वहाँ पे क्या लिखा है। जीएसटी सीएमपी 8। अच्छा इसे कर दो एनुअल रिटर्न, एनुअल है ना एक, क्यों लोटा काटছো কেন? नहीं ये GSTR4 है, GSTR4 एक है वो एनुअली सबमिट करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में एक ही बार रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, वो है GSTR4 एनुअली। साल खत्म होने के बाद 1 महीना मिलेगा, तो 1 महीना मिलेगा तो डेट क्या रहेगा? 30th अप्रैल, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। ये एनुअल करोगे कौन सा, GSTR4, ठीक है, एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न है, एक ही बार रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है अगर तुम कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो, एक ही बार। लेकिन टैक्स जो पे करोगे वो पे करोगे क्वार्टरली। उसके लिए फॉर्म क्या है, CMP 4 नहीं, CMP 8 है, CMP 8 है, उसके लिए टैक्स पे करोगे क्वार्टरली, उसके लिए फॉर्म है CMP 8। GSTR लिखो, GSTR लिखना है तो लिखो, लेकिन CMP 4 है कि नहीं, सॉरी CMP 4 नहीं, 008 CMP 8 में पेमेंट करना पड़ता है क्वार्टरली, लेकिन रिटर्न फाइलिंग एक ही बार, GSTR4 रिटर्न, वो नॉर्मल स्कीम के लिए, GSTR 1 2 3 वो नॉर्मल स्कीम के लिए, GSTR4 कंपोजिशन स्कीम के लिए एनुअली एक ही बार फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, लेकिन टैक्स पे करना पड़ेगा हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स क्वार्टरली। उसके लिए फॉर्म कौन सा है, CMP 8। CMP 8 में पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, अंडर कंपोजिशन स्कीम, बोलो। আরে টপিকটা তো পুরো করতে দাও। বলছি সাপোজ তুমি যখন মানে বছরে একবার যখন রিটার্ন করতে হবে তো ওটা কি টার্নওভার, টোটাল টার্নওভার মানে গুডস প্লাস হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইড করা টোটাল টার্নওভার একসঙ্গে তার উপরে রিটার্ন দিতে হবে, তাই তো? তারপরে না ना 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 एक ही रिटर्न है, एक ही रिटर्न है, लेकिन वो जो गुड्स सर्विस का वैल्यू रहेगा वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तुम्हें कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम तभी मिलता है अगर तुम गुड सेल कर रहे हो, लेकिन सर्विस का वैल्यू 5 लाख तक ही होना चाहिए, या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक्सीड कर रहा है तो तुम्हारा लिमिट कंपोजिशन स्कीम में ख़त्म, लेकिन वो टर्नओवर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्कीम में टर्नओवर रिड्यूस होकर 50 लाख तक हो जाएगा। अच्छा वो देखना पड़ता है पिछले साल का, वो देखना पड़ता है पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का देखना पड़ता है। তোমার যেটা কোশ্চেন ছিল কি গুড সার্ভিস একসাথেই দেখাতে হবে, ইয়েস, আনসার ইজ ইয়েস, ইউ হ্যাভ টু শো ভ্যালু অফ গুডস and service at one place, that means in one return, GSTR4 after end of the financial year for composition scheme। CMP 8 में क्या लिखा है यहाँ पे,
क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा है, ना ना क्वार्टरली रिटर्न। quarterly return। ये एक्चुअली क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, ये पेमेंट ऑफ टैक्स है, टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न भी बोल सकते हो, लेकिन ये पेमेंट क्वार्टरली है। বছরে 4 বার তাই তো? फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, जून, जून, अप्रैल से जून, तो अप्रैल से जून इस पीरियड का जो टैक्स हो रहा है कंपोजिशन स्कीम में, इस पीरियड का जो टैक्स हो रहा है कंपोजिशन स्कीम में देना पड़ेगा कब तक के अंदर, फ्रॉम विद इन कब तक दे देना चाहिए, 8 तारीख तक 18th जुलाई, अंडरस्टूड। जुलाई का उसके बाद अभी तो नेक्स्ट पहले तो क्वार्टर खत्म होने दो, पहले तो क्वार्टर खत्म होने दो, उसके बाद 18th तक। जून बोलते पूरा 30 जून हो। अच्छा नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, जुलाई से सितंबर, उसके लिए जो उस 3 मंथ्स का जो टैक्स हो रहा है अक्टूबर 18 पे करना पड़ेगा 18 अक्टूबर। तो ऐसे ही चलता रहेगा पेमेंट, टैक्स पेमेंट, लेकिन रिटर्न एनुअली। अच्छा मैं यहाँ पे CMP 8 दिखाना चाहूँगा, GST জিএসটি রিটার্ন এক্সামে আসবে, জিএসটি রিটার্ন করা না, হ্যাঁ GST রিটার্ন তোমাকে GST रिटर्न टैली में एंट्री करोगे, उसके बाद उधर से ही तुम GST रिटर्न एक्सट्रैक्ट करोगे, उधर ही है रिपोर्ट बोल के, रिपोर्ट GST के बाद GST 1, GST 2A, GST 3B, 3B जनरेट करना पड़ेगा, पहले तो एंट्री कर लो उसके बाद जनरेट करो। 3 করতে হবে 3B GST 1 भी बोला जा सकता है, ठीक है। নেশন ফাইল जोसन फाइल, जोसन नासन नहीं, जोसन। ये है CMP 8, CMP 08, इसमें टैक्स पे करना पड़ता है। देखो देखो तुमने कितना सप्लाई किया है, उसके लिए कितना टैक्स हो रहा है, वो डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। समरी ऑफ सेल पैसेज लायबिलिटी, समरी ऑफ सेल पैसेज लायबिलिटी, ये फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, साथ ही साथ पे करना पड़ेगा GST, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स, ये रिटर्न नहीं है, ये है पेमेंट करने के लिए जो फॉर्म चाहिए वही है, क्वार्टरली पेमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट विल डिमांड मनी आर्ली, पैसा पहले चाहिए, रिटर्न तुम बाद में दो, लेकिन पैसा जल्दी चाहिए, আমার বড় টাকাটা দরকার इसीलिए क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न साल खत्म होने के बाद एक ही बार। আর রিটার্নের জন্য তো জিএসটি अच्छा बोलो, आंसर दो, आंसर दो। अच्छा ये जो मैंने बताए थे ये किस लिए है, ये जो 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख, ये किस लिए है, ये पिछले साल का देखना पड़ता है, सर्विस क्या 5 लाख एक्सीड हो गया है, सर्विस तुम दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब सर्विस भी दे रहे हो और गुड्स भी सेल कर रहे हो पिछले साल, तो देखना पड़ेगा तुम्हारा जो पिछले साल का सर्विस है क्या वो 10% से ज़्यादा है या फिर 5 लाख से ज़्यादा है। अगर दोनों में से कोई भी हो जाता है तो उस केस में तो तुम्हारा टर्नओवर लिमिट जो रहेगा इस साल का जो लिमिट रहेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए वो 50 लाख रहेगा। মানে গুডসটা যদি মানে বেশি যদি হয় গুড সার্ভিস যদি 5 লাখের বেশি হয় বা 10% অফ টোটাল টার্নওভার হয়ে যায় তাহলে তোমার 1.5 crore দেখা হবে না এবছর, ওটা যদি স্যার কত দেখা হবে 50 লাখই দেখা হবে।
কম্পোজিশন স্কিমের জন্য, क्योंकि तुमने সার্ভিস ज़्यादा প্রোভাইড कर दिए। গুডস হলে তো তোমার তোমার যদি গুডস বেশি হয় তো 1.5 তো রয়েছে। আরে সেটাও কি দেখা হবে যে 10%? না সেক্ষেত্রে দেখা হবে না। এটা শুধু সার্ভিস। সার্ভিস যদি বেশি হয়ে যায়, তুমি গুডসের জন্য নিয়েছিলে কিন্তু পরে সার্ভিস দেওয়া শুরু করেছো, তো সেক্ষেত্রে সার্ভিস যদি তোমার 5 লাখের বেশি হয়ে যায় বা 10% অফ টোটাল টার্নওভার হয়ে যায়, তার বেশি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তোমার লিমিটটা কিন্তু সার্ভিসে চলে আসবে, গুডসের আর থাকবে না। तुम बोलो कि किस लिए है 10%? हाँ सर्विस और गुड्स के लिए है। अगर हम लोगों का सर्विस अगर 10% से ज्यादा हो जा रहा है और तो हम लोगों को बचेगा जितना जो मतलब ज्यादा 10% जितना और 5 लाख जो ज्यादा होगा वो लेना। वो तो लेना पड़ेगा, हाँ और वही वही तो लिखा है, तो टर्नओवर कितना लिमिट कितना देखना पड़ेगा? टर्नओवर 1.5 देखना होगा सर्विस के लिए 50 लाख। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমি বলছি যে এখানে তো বলেছে যে 10% নইলে 5 লাখ, ঠিক আছে? যদি ভাবুন যে আমাদের এমনিতে তো যদি হয়তো টার্নওভার হলো আপনার 1 কোটি, তার 10% তো 10 লাখ হবে। 1 কোটি 10%, 1 কোটির 10% কোটির মধ্যে দেখতে হবে তোমাকে 10% সার্ভিস কত? সার্ভিস সার্ভিস কত বলো? সার্ভিস যত হবে সার্ভিস কত বলো? 5 লাখ। सर्विस 5 लाख, सर्विस है 5 लाख। तो तुम्हारा जो सर्विस है ये पिछले साल का है, पिछले साल का है, तो ये 5 लाख तक ही है, ठीक है, 5 लाख तक ही है। तो और 10% इसका 10% ले लो, 10% मतलब 10% मतलब 10% ऑफ 1 करोड़ मतलब আর একটা শূন্য নিয়ে अ, 10 লাখ। अच्छा 10% of 100 1 crores, 10% of 1 crore is equal to 10 লাখ 10 लाख। ছটা হবে। लेकिन तुम्हारा टर्नओवर कितना है? टर्नओवर तो 1 कोटी। टर्नओवर 1 कोटी 1 करोड़, लेकिन तुम्हारा सर्विस के लिए जो टर्नओवर है वो कितना है? 5 लाख। तो हाउ मच सर्विस यू कैन प्रोवाइड अप टू 10 लाख? আচ্ছা মানে তাহলে 10 লাখ অবধি সার্ভিসটা দেওয়া হয়েছে। यू कैन प्रोवाइड सर्विस अप टू 10 लाख, लेकिन तुमने सर्विस कितना प्रोवाइड किए है? 5 लाख। तो माना जाएगा तुमने गुड्स ही सेल किए हैं, तुमने गुड्स ही सेल किए हैं, तो जो लिमिट लगेगा इस साल तो गुड्स से ही लगेगा, मतलब 1.5 करोड़ ही लगेगा। ওটাই জিজ্ঞেস করছি, যদি এটা বেশি হয় তখন কি হবে? ঠিক আছে। তখন স্যারকে নিয়ে একবার বিজনেসে বসবো, জিএসটি কি ফর্ম ফিল আপ করবে না করবে স্যারকে ফোন করবে। ये जो MCQ है ये फिल करो, ठीक है। MCQ नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ नहीं है, শর্ট কোশ্চেন। তোমরা নিজে করো, নেক্সট ডেতে আমি দেখবো, চেক করে নেবো খাতাতে লেখো, পেন্সিল। রাইট অন এক্সারসাইজ বুক।